ये लोग जंगल में थोड़ा सा नीचे उतर गए, तभी उसको एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके पैरों पे कुछ गीला गीला सा लग रहा है। जब इसने आंख खोली है तो ये मुंबई के बीच पर पड़ा था। वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चाय पिला रहा था इन लोगों को। उसकी आवाज में हल्की सी एक ग्रिन आई, जैसे तुझे उस दिन पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अचानक से भानु को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई और उसके मन में ऐसा आ रहा था कि वो अपनी जान ले ले। 40 की स्पीड में कार होगी, इनकी ये शीशे पे नॉक हुआ है। कार चल तो रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था गांव भी साथ साथ चल रहा है। जब कार रुकी, पलट के पीछे देखा तो बच्ची नहीं थी कार, कि ऐसा लग रहा था वो ड्रिंक्स में वाइन की जगह ब्लड खून पी रहे हो। उसकी ऐसी कंडीशन खराब हुई कि उसको पूरे घर में खून दिख रहा था। अचानक से मुझे उसके रूम से चिल्लाने की आवाज आई, और अगर जंगल से रोने की आवाज है, खास तौर पर किसी बच्ची की, तो भाई उसकी मदद करने मत जाना। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, डंकिनी, योगिनी, यक्षिनी। समा तब बनता है जब हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आके ब्लॉकबस्टर ऐसे रियल इंसिडेंट बता के जा चुके हैं। अविनाश भाई, जिनको आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बुलाने की भतेरी ऐसी डिमांड रखी है, तो आज अविनाश भाई को हमने दोबारा बुलाया और ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट वो हमारे साथ लेके आए हैं, आज जुड़े हैं हमारे साथ, जो आपके सामने वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाली है जो नई होने वाली है। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा अविनाश भाई को स्क्रीन पे लेते। भाई कैसे हैं आप? जय श्री राम अक्षय भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई। नया सेटअप? नहीं, काफी बहुत बढ़िया है, सेटअप भी बहुत अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी है और आपकी वाइब्स तो हमेशा की तरह अच्छी है। बस भाई जी। कैसा रहा पहले जो आप रिस्पांस देखते हैं जनता का? इतना रिस्पांस जो पहला पॉडकास्ट निकला था आपके साथ में, तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक फायदा भी हुआ था, लोगों ने काफी पसंद किया था। दूसरे पॉडकास्ट के बाद तो मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर तो बहुत ही ज्यादा लोगों का प्यार बरसा है, तो उसके लिए मैं आपको तो थैंक्स कहूंगा, आपकी ऑडियंस को भी दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो भाई आज क्या कंटेंट लेके आए हो जनता के लिए? आज के भी जो रियल इंसिडेंट्स हैं वो कुछ मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मेरे कुछ अपने हैं जिनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो पहला इंसिडेंट जो है वो मैं अपने भांजे का बताता हूँ आपको। ये बात है 2023 की, आज से 2 साल पहले। उस समय वो 23 साल का ही था, कॉलेज में था उस समय। तो मेरा भांजा लखनऊ में रहता है, तो गर्मियों में जैसे मतलब छुट्टियां होती हैं जून की, तो उसने और उसके फ्रेंड्स ने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग कहीं हिल स्टेशन घूम के आते हैं। तो उसके 5 दोस्त उसके साथ में और थे। तो उन लोग उसमें से एक दोस्त के पास 7 सीटर कार थी, तो घर पे इन लोगों ने परमिशन ली, क्योंकि उससे पहले ये लोग कभी अकेले निकले नहीं थे कहीं घूमने बाहर लंबे टूर पे। तो एक फ्रेंड ने अपनी 7 सीटर कार ले ली, घर वालों को कन्विंस किया, एंड ये 6 के 6 लड़के घूमने के लिए मसूरी के लिए इन्होंने सोचा कि मसूरी पास भी पड़ेगा थोड़ा, घर वाले भी थोड़े कम मतलब चिंता कम करेंगे, तो हम लोग घूमने चलते हैं। तो ये लोग अपने फ्रेंड की कार से गए। घर वालों ने जिसकी कार थी उन्होंने बोला कि ड्राइवर ले जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि लड़के हैं, लड़कपन है, तो उनको लगा कि हम लोग साथ में एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये लोग लखनऊ से निकले एंड देहरादून पहुंचे ये लोग लगभग शाम के वक्त। वहाँ पे ढाबे में रुक के उन्होंने कुछ खाया पिया, एंड उसके बाद जब ये मसूरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ये हुआ कि आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा सा मीठा, मुंह का टेस्ट मीठा हो जाएगा, उसके बाद हम मसूरी निकलेंगे। तो इन्होंने आइसक्रीम तो खा ली, लेकिन गलती इन्होंने ये करी कि इन्होंने आइसक्रीम के बाद ना पानी पिया, ना मुंह सा माउथ वॉश किया, कुछ नहीं किया, ये लोग सीधे मसूरी निकल गए। ठीक है। अच्छा, जब ये मसूरी जा रहे थे तो उस समय इनका एक जो फ्रेंड है उसका नाम सलमान है, मैं सलमान उसका नाम रख के बताता हूँ आपको। वो कार ड्राइव कर रहा था। ठीक है। अच्छा, मसूरी का जो मेन रास्ता है ये उस जगह से नहीं जा रहे थे, ये जीपीएस इनको जहां से जिस रास्ते से ले जा रहा था ये उस रास्ते से जा रहे थे, एंड जीपीएस ने कोई एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया था, एंड ये लोग उस रास्ते से इनकी कार ऊपर मसूरी की तरफ जाने लगे। एंड वो रास्ता इतना ज्यादा सुनसान था कि मतलब वहां पे सिर्फ इनकी कार चल रही थी, और वहां कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। इनफैक्ट जो साइड में खाई की तरफ जो रेलिंग होती वो भी नहीं थी, कच्चा रास्ता टाइप आप कह सकते हैं उसको। काफी देर चलते रहे, करीब 1 घंटा ये लोग जब चलते रहे उस रास्ते पे, और जंगल का और पहाड़ का रास्ता था, तो इनको लगा कि यार हम लोग शायद गलत आ गए, एंड एक पॉइंट के बाद इनके जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया। तभी थोड़ा सा आगे जाके इन लोगों को रास्ते में एक हॉकर मिला, हॉकर जो टोकरी सर पे रख के नहीं सामान बेचते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो कोई एक इंसान तो मिला, उससे हम रास्ता पूछ सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने नहीं सोचा कि ऐसे सुनसान एरिया में हॉकर वहां क्या कर रहा है, वो भी रात के टाइम जब सूरज डूब चुका है। तो कार रोकी, हॉकर से पूछा कि भैया मसूरी का रास्ता कहाँ से है? तो इन्होंने बताया कि आप सही जा रहे हो, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो इधर से आपको मसूरी का रास्ता मिल जाएगा, कुछ 13 किलोमीटर बाद या 12 किलोमीटर बाद।
इन्होंने कहा ठीक है, ये लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे, मुश्किल से 2 किलोमीटर ये लोग आगे गए होंगे, वो हॉकर उनको फिर दिखा वहां पे। ओके। एंड लेकिन इस बार उस सलमान को दिखा, बाकी लड़कों को नहीं दिखा। जैसे वो कार चला रहा था, एकदम से उसने कस के ब्रेक लगाया, तो सबने पूछा क्या हो गया, तो उसने कहा अरे वो हॉकर सामने आ गया था, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। उन लोगों ने तब भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। किसी तरह ये मसूरी पहुंचे, वहां पे इन्होंने एक होटल लिया एंड वहां पे एक कोई ऐसा बड़ा सा कंबाइंड रूम लिया जिसमें 6 के 6 लड़के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, साथ में एंजॉय करना था इनको, साथ में बैठना था। तो एक रूम में ये लोग अपना खाया पिया एंड एंजॉय करके जो भी सो गए। रात के वक्त सलमान, क्योंकि बालकनी के साइड जो मतलब बेड था उस तरफ लेटा हुआ था, रात भर उसको बेचैनी हुई, उसे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा। उसको ऐसा बार बार लग रहा था जैसे बालकनी से कोई निकलकर रूम में आ रहा है, जबकि बालकनी का दरवाजा बंद था एंड उसके रूम में टहल रहा है। उस रात से सलमान की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठे, मसूरी घूमी एंड एकदम से इनके मन में आया कि हम लोग धनौल्टी चलते हैं। धनौल्टी मसूरी से थोड़ा सा आगे है। तो ये लोग अपनी कार में बैठे। सलमान की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सलमान किसी तरह मतलब ये लोग अब उसको किसी तरह अपने साथ कैरी करके चल रहे थे। ये लोग धनौल्टी पहुंचे हैं शाम को एंड वहां पे इनका जो स्टे था वो जैसे वो टेंट्स वाला नहीं होता है, रिजॉर्ट जहां टेंट्स होते हैं, वहां पे इनका स्टे था। तो इन लोगों के कुछ 3 टेंट थे जिसमें 2-2 लड़के सब लोग रुके हुए थे। सलमान की तबीयत सही नहीं थी, तो उसके कुछ दोस्तों ने बोला, 2 दोस्तों ने, कि चलो एक काम करते हैं, तुम्हें थोड़ा सा घूमो फिरो, हम पहाड़ों पे आओ, जब से आए हो तब से तुम बैठे हो कुछ कर नहीं रहो, तो हमारे साथ घूमने चलो। तो सलमान को ये लोग अपने साथ ले गए। अच्छा, रिजॉर्ट की खास बात यह थी कि 10 बजे वहाँ के जो गेट होते थे बड़े वाले, वो सब बंद हो जाते थे। ये लोग निकले होंगे करीब 7:30 बजे एंड ये लोग रिसोर्ट के पास में ही गए थे, मतलब तीनों, एक मैदान था एंड तीनों तरफ उसके खाई थी। वहां पे ये लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। बाकी 3 लड़के कैंप में ही रुके हुए थे। तभी एकदम से सलमान को ऐसा लगा कि सामने खाई से कोई निकल कर ऊपर आ रहा है, कोई शख्स। अच्छा जी। तो उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है सामने से कोई निकल कर आ रहा है। तो इसके दोस्तों को पहले तो नहीं समझ में आया, लेकिन फिर जो रिजॉर्ट की लाइट से थोड़ी सी हल्की रोशनी पड़ी तो उनको हाँ लगा कि शायद कोई परछाई निकल कर आ रही है। अच्छा, इन लोगों को लगा कि शायद वो इनका फ्रेंड है जो मेरा भांजा है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, अचिंत नाम है, तो इनको लगा कि शायद अचिंत होगा ये। लेकिन जो भी खाई से निकल कर आ रहा था, जब वो इनके सामने निकल कर आया है तो उसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट थी एंड वो परछाई थी। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो इंसान है कि क्या है एंड एकदम से वो दौड़ा इन तीनों की तरफ। ये लोग इतना ज्यादा घबरा गए कि ये लोग भाग के सीधे रिजॉर्ट की तरफ आए एंड जैसे ही वापस आए इन्होंने देखा रिजॉर्ट का गेट बंद था। बंद है। जबकि निकले थे ये लोग 7:30 पौने 8 के आसपास और गेट बंद होने का टाइम 10 साढ़े 10 का था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब डर होता है तो अंदर से एक हार्मोन जाग जाता है, जोश आ जाता है। तो ये लोग ऊंचा गेट तक सोचिए क्रॉस करके निकल गए, बंद गेट। एंड जब पहुंचे हैं, जब रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे हैं, तो देखा सब लोग अपने टेंट्स में सो रहे हैं, बिकॉज रात के उस वक्त 11:30 बज रहे थे। अब इनको ये समझ में नहीं आया कि हम लोग तो 10-15-20 मिनट के लिए बाहर गए थे, ये टाइम कौन से टाइम लूप में हम फंस गए हैं। तो फिर ये अपने फ्रेंड्स के टेंट में गए, उनको जगाया, उनको सारी बात बताई एंड पूरी रात ये 6 लड़के एक ही टेंट में सोए हैं। सोए भी क्या है, मतलब बैठे रहे डर के, सुकड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हालत खराब हो गई थी ऐसी वो सब चीज़ देखकर। नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब कहीं और नहीं जाना है, अब सीधे घर चलो, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकले थे, पहला एक्सपीरियंस ही इतना उनका खतरनाक हो गया था। उन्होंने अपनी कार ली और सीधे ये अर्ली मॉर्निंग वो लखनऊ के लिए निकल लिए। उन्होंने सोचा रात होने से पहले हम लोग पहुंच जाएं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से रात हो गई इनको बीच, और ये तब भी हाईवे पे ही थे। इस बार जो मेरा भांजा है अचिंत, वो ड्राइव कर रहा था। जब वो कार ड्राइव कर रहा था रात के टाइम अंधेरे में, एकदम से उसको, भाई आप ये सोचिए, हाईवे पे 100 की स्पीड से नीचे तो नहीं कोई भी कार चलती है। सही बात। नेशनल हाईवे पे 100 के ऊपर भले ना जाएं, 100 पे तक रहें, लेकिन उससे नीचे नहीं जाती। मेरा भांजा ड्राइव कर रहा था, एकदम से उसे लगा जैसे उसके राइट से कोई 8-9 साल का बच्चा कार को क्रॉस करते हुए आगे से निकला कार के। मतलब इधर से क्रॉस करके लेफ्ट को निकला बहुत तेजी से। तो 1 सेकंड को तो स्टीयरिंग व्हील उसका भी थोड़ा सा हाथ कांप गया उस पे, लेकिन किसी तरह उसने कार संभाल ली। वो बच्चा 3 बार निकला है उनके सामने से, तो तीसरी बार में तो मतलब समझ में आ ही गया था कि ये बच्चा तो नहीं है जो भी निकल रहा है यहाँ से। एंड जब ये लखनऊ पहुंचने वाले थे, उससे पहले वो हॉकर इनको एक बार फिर दिखा।
सोचो जो मसूरी में दिखा है हाँ। उनको, वो उनको लखनऊ के रास्ते पे भी दिखा है। ये लोग जैसे ही लखनऊ पहुंचे, सलमान की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। उसको सबसे पहले सलमान को उसके घर छोड़ा एंड उसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। सलमान जैसे ही अपने घर गया वो बेहोश हो गया। सलमान की जो मदर थी उन्होंने उसको कुछ झाड़ फूक करवाई उसकी। इन्होंने सारी बात बता दी थी बच्चों ने अपने घर पे, तो उनको काफ़ी डांट भी पड़ी थी कि तुम लोगों को इसीलिए अकेले जाने से मना किया था। तो सलमान की माँ ने जो भी झाड़ फूक करवाई, उसको ताबीज़ पहनाई। बाकी तो बच्चे लोग सही हो गए थे, उनके मदर उनको मंदिर मस्जिद जहाँ ले जाना था ले गए थे, तो वो लोग तो सही हो गए थे। सलमान की तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई थी। एक रात सलमान की जो फैमिली थी वो एक शादी में उनको जाना था, तो उन्होंने बोला सलमान से कि तुम्हें चलना हो तो तुम भी चल लो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मन नहीं है, आप लोग चलो। तो उसकी फैमिली उसे घर में अकेला छोड़कर चली गई शादी में। सलमान की तबीयत इधर ज्यादा बिगड़ गई। अच्छा जी। उसके साथ हुआ क्या कि उसको थोड़ी सी उलझन हो रही थी एंड उसने ये सोचा कि यार ये ताबीज मेरे को घुट रही है मेरे गले, तो उसने ताबीज उतार के रख दी। अच्छा, होता क्या है जनरली, मैं आपको ये जितना मैंने रिसर्च करी है, सुना है कि जब भी कोई प्रेत हमारे ऊपर हावी होता है तो अगर वो हमें फिजिकली हर्ट नहीं कर पाता तो वो मेंटली हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, थोड़ा हमें कमजोर करने की कोशिश करता है मेंटली। तो इसी वजह से मे भी उसने शायद अपनी ताबीज निकाल के रख दी एंड उसके बाद उसकी ऐसी कंडीशन खराब हुई कि उसको पूरे घर में खून दिख रहा था। हर जगह फर्श पे खून, सब जगह खून। और उसके मन में ऐसा आ रहा था कि वो अपनी जान ले ले, और घर में सोचिए कोई नहीं है उस समय। किस्मत की बात थी कि जो इनका जो एक और दोस्त था जो साथ में गया था ट्रिप पे, वो उसके हालचाल लेने उस समय उसके घर आ गया। तो उसने देखा कि सलमान अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने किसी तरह रोका, बाकी दोस्तों को भी बुलाया और उसकी मदर जहाँ पे फैमिली गई थी शादी पे, वहाँ पे गया वो एंड सबको बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो सब लोग घर वापस आ गए। तब जाकर इसका उतारे के लिए इन लोगों ने सोचा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे उतारा करवाया जाए, या लगाई कहाँ से है। हाँ, कहाँ से क्या हुआ है, मतलब वो क्या चीज थी जो उसके साथ आई है। किस्मत से उसी समय इसके सलमान के एक रिश्तेदार थे, शायद मामा जी थे या कौन थे, उनका कॉल आ गया, जो ईरान में रहते थे। तो उनसे जब बात हुई तो उनकी जब मदर ने बताया कि इसके साथ ये प्रॉब्लम, अच्छा उनको थोड़ी बहुत इन चीज़ों की नॉलेज थी और इनको थोड़ा सा मतलब पता था इन चीज़ों का उतारा कैसे करना है। तो वहाँ बैठकर उन्होंने जो भी उनकी मतलब रीडिंग्स की या जो भी उनको सिद्धियाँ थी, उससे उन्होंने बताया कि जब ये लोग आइसक्रीम खा के निकले थे तो ना इन्होंने पानी पिया था ना इन्होंने कुल्ला किया था। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि जब भी मीठा खाइए, आप मीठा खा के रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। या तो आप हल्का सा नमकीन कुछ खा लीजिए, नहीं तो पानी पी लीजिए या कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि अगर मीठा खा के आप निकलेंगे तो जो भी ऐसी ये एंटिटीज होती हैं, ये आप पर हावी होना, इनका थोड़ा सा मतलब वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और सलमान के साथ में यही चीज हुई। अच्छा, जो भी एंटिटी थी, जिन्न था, छलावा था, व्हाटएवर जो भी था, उसने मतलब परेशान तो सब बच्चों को किया, लेकिन सलमान के ऊपर उसका थोड़ा प्रकोप ज्यादा हो गया था। खैर, किसी तरह उन्होंने जो भी उसको उतारा बताया, उनके घर वालों ने उतारा करवाया, बट फिलहाल अभी सलमान ठीक है और आई थिंक वो अपनी हायर स्टडीज के लिए इस समय साउथ अफ्रीका गया हुआ है। बाकी सब बच्चे भी सब ठीक हैं अपनी। तो मतलब मीठा खा के निकलना भी एक बहुत बड़ी पाप सजा हो सकती है। एग्जैक्टली। देखिए, बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई थी, जैसे कि मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, और लेडीज़ को खुले बाल करके नहीं निकलना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नदी नाले क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है पाबंदियां हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न उनको ये पता था, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये क्योंकि इनकी जो दुनिया होती है वहाँ पे इनको ना खाना पानी नसीब होता है, ना कोई वर्ल्डली प्लेजर या कोई सांसारिक सुख नसीब होता है। ऐसी चीजों पे जल्दी हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। जैसे ये भी बोला गया, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब पीरियड्स होते हैं लड़कियों के तो उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये शायद पाबंदी डालने लायक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का अगर मैं छोटा सा साइंस आपको बताऊं तो ये उसके जो हमारे देश का जो साइंस है वो ये है कि कभी भी अशुद्ध शरीर के साथ अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर ये सारी एंटिटीज मौजूद रहती हैं। अच्छा जी। सपोज आपके ऊपर प्रेत बाधा है, हाँ। आप मंदिर गए, आप तो मंदिर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो प्रेत मंदिर के अंदर नहीं जा पाएगा, वो रुक जाएगा, वो बाहर दरवाजे पे ही वेट करेगा। पीछे से अगर कोई और गया या महिला कोई गई या कोई अशुद्ध इंसान गया तो उसके साथ जब वो वापस आएगा तो वो उसके साथ हो लेंगे। इसके पीछे का ये रीजन होता है।
तो बड़े बुजुर्ग हमारे कोई पाबंदियां नहीं लगाते थे, इसके पीछे एक लॉजिक था और एक कोई एंशिएंट साइंस थी जिसके बारे में उन्होंने शायद खुल के सबको बताया नहीं, तो इसलिए लोग आज शायद इन चीज़ों से डरते हैं या उसे अंधविश्वास मानते हैं। भाई जो इंसिडेंट आपने बताया काफी ही अलग था ये, और जी। जिस तरीके से चीजें बताई, थोड़ा सा ऐसा लगता है अब घूमने जाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा कहीं पे भी। नहीं, घूमने जाइए। देखिए जो कुछ चीज़ें जो घर वाले, मेरा ये मानना है घूमने जाओ जो मन में आए करो लाइफ में, लेकिन घर वालों की भी बात मानिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो हमारी भलाई के लिए ही चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं यार, आज के टाइम पे दुनिया जा रही है, खा रही है, पी रही है, फेंक रही है, उठ रही है, कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता। कोई, हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है। लोग आपस में किसी के भी, लोग कोई कपड़े पहन लेते हैं, हाँ। किसी के भी घर में जाके खाना खा लेते हैं, कहीं भी पानी पी लेते हैं। भाई किसके यहाँ क्या चीज़ हो रही है आपको क्या पता। वही वही वही। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने पे ध्यान रखिए और ईश्वर के करीब रहिए। मेरा तो बस यही मानना है। चलो भाई आते हैं इसके बाद वाले इंसिडेंट में। ये वाला जो इंसिडेंट है भाई, ये एकदम रिसेंट इंसिडेंट है। अभी कुछ समय पहले मैं शूट के लिए मध्य प्रदेश में एक शूट पे गया था मैं। तो करीब 5-6 दिन का मतलब शेड्यूल था शूटिंग का। तो जो मतलब एक हमारा एक जो राइटर आया था उसमें फर्स्ट टाइम मिला था। तो जब पहले दिन जब शूट वूट सब खत्म हो गया था, हम लोग का सारी चीजें हो गई थी, तो मैं अपने रूम में जा रहा था सोने के लिए। तो मेरे रूम के जस्ट बगल में जो राइटर आया था उसका रूम था। एंड मैं क्रॉस करके, रात काफी हो गई थी, मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था, अचानक से मुझे उसके रूम से चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा जी। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि क्या, क्यों चिल्ला रहा, और अजीब सा कुछ चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, होगा किसी से, हो सकता है कॉल पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे जब शूटिंग वूटिंग हो गई तो हम लोगों ने, मतलब दोपहर में लंच का टाइम था, तो पूरा क्रू हम सब साथ में बैठे थे। वो राइटर भी बैठा था, मैं फर्स्ट टाइम ही उससे मिला था। तो एक क्रू मेंबर ने मुझसे पूछा कि सर आजकल आप अपने वो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहे हो होस्ट वाले। तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यस्त हूँ काम पे, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। ये बात उस राइटर ने भी सुनी, तो उसने मुझसे पूछा कि सर क्या करते हैं आप, क्या मतलब आप यूट्यूब पे ऐसे कुछ बनाते हैं। मैंने बोला कि हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं रियल इंसिडेंट्स लोगों को सुनाता हूँ। फिर मैंने अपना चैनल वगैरह दिखाया, तो उसने मुझसे कहा कि सर मेरे पास भी एक आपको बताने के लिए कहानी है। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई बता दो, मेरा ही भला होगा यार। मैं उस चीज़ को, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं दुनिया के साथ साझा करूंगा आपकी स्टोरी भाई। लेकिन उसने जो स्टोरी बताई वो सुनकर एक सेकंड को मैं भी डर गया था। अच्छा। क्योंकि मैं खुद इस फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि बात है, आई थिंक 2017 की बात है। ये जो राइटर था, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बस राइटर कह के बुलाता हूँ उसको। वो मुंबई में आई थिंक 2014 से काम कर रहा था, एंड 2017 में ये एक बहुत ही जाने माने प्रोडक्शन हाउस में एज राइटर काम कर रहा था। जो भी राइटर्स की टीम होती थी, मतलब मेन राइटर नहीं था, टीम का मेंबर था, राइटर्स टीम का। और वो प्रोडक्शन हाउस काफी नामी है। अच्छा जी। जी हाँ, ऑब्वियसली मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उस वक्त जब ये 2017 में काम कर रहा था, तो वो प्रोडक्शन हाउस एक बहुत बड़े, मतलब क्योंकि ओटीटी नया नया आया था उस समय, और एक बहुत जो सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए वो एक कोई प्रोजेक्ट सीरीज बना रहा था। अच्छा, राइटर जो है ये बेसिकली जयपुर से है, और फैमिली बैकग्राउंड उसका काफ़ी मतलब अच्छा है, मतलब रिच है। तो इसने इसको ज़्यादा स्ट्रगल करने का इसको मौका नहीं मिला था। 2014 में मुंबई गया, एंड 17 में उसको अच्छी खासी जॉब लगी। उस समय वो प्रोडक्शन उसको कम से कम 1-1.25 लाख रुपए देता था। तो अच्छा खासा उसका खर्चा चल जाता था। अपने 2 दोस्तों के साथ में वो एक 1 BHK में रहता था। मुंबई में तो कॉस्टली होते हैं सारे 1 BHK, दिल्ली NCR वाला हाल तो है नहीं यहाँ पर। इसी बीच उसके जो 2 दोस्त थे वो लोग शायद फॉरेन चले गए थे, तो अब ये अकेला रह रहा था अपने फ्लैट पे 1 BHK में। तभी जयपुर से इसका एक जूनियर था, स्कूल का या शायद कॉलेज का, वो उसने इसको कांटेक्ट किया। वो एक्टिंग करता था, वो एक्टर था। तो उसने बोला कि भाई मैं मुंबई आ रहा हूँ, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, तो अगर तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो उसने भी कहा चलो ठीक है यार, जहाँ पे मैं अकेला रेंट उठा रहा हूँ, 2 लोग हो जाएंगे, प्लस मेरे पहचान का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी उसके साथ, जो एक्टर था वो भी उसके साथ आकर रहने लगा।
काम अच्छा चल रहा था, तो एक दिन एक्टर ने भी इससे बोला कि भाई तू अपनी प्रोडक्शन में जरा मेरा कुछ जुगाड़ लगा सकता है। उसने कहा भाई देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा तुझे ऑडिशंस का वो बता सकता हूँ कि कहाँ पे ऑडिशन होंगे, कब होंगे, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज तू भी एक फ्रेशर है, तो बाकी तेरी किस्मत है। उसने कहा ठीक है, तू ऑडिशन का मुझे बता दे। राइटर ने उसे ऑडिशन का बता दिया और वो गया, ऑडिशन दे के आ गया। रिजल्ट उसका अभी नहीं आया था। तभी इनका जो वेब सीरीज का जो इनका शूट चल रहा था, उसका जो मतलब शेड्यूल था वो गोवा में लगा। तो अब एक्टर तो घर पे ही था, क्योंकि उसके पास तो और कोई काम था नहीं। राइटर जो था वो अपने कुछ क्रू के साथ में गोवा गया। गोवा में जो भी इनका शूट हुआ, सारी चीज़ें हुई। लास्ट डे जब इनका शूट था, तो शूट पैकअप के बाद फिर जब ये होटल रात में पहुंचा है, तो उसका जो सीनियर राइटर था, वो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, काफ़ी नामी राइटर है वो इसके पास आया होटल में। इसने कहा कि चल यार कहीं पार्टी करने चलते हैं। तो उसने कहा नहीं सर, मैं थक गया हूँ, मैं पार्टी वगैरह नहीं करता हूँ। तो उसने कहा नहीं, तू मुंबई में भी हम लोगों की जो पार्टीज होती हैं तो उसमें नहीं करता है, काम करके सीधे घर जाके सो जाता है, थोड़ा लाइफ एंजॉय कर। ऊपर से हम गोवा में हैं, तो गोवा में आके तो तुझे लाइफ एंजॉय नहीं करी तो गुनाह हो जाएगा ये। तो उसने भी सोचा कि ठीक है चलो यार, गोवा आए हैं तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो वो अपने उस सीनियर के साथ में निकल गया। जो भी वैन से निकले ये लोग, कार से, कैब से, जैसे भी गए, उसका सीनियर उसको गोवा के एक चर्च के बाहर ले गया। रात का समय है, ये 11 साढ़े 11 के आसपास की बात है ये। तो जब वो चर्च के बाहर गया, अच्छा वो चर्च बहुत ज़्यादा सुनसान था, उसके बाहर मतलब लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई ऐसी बस्ती रहती है आसपास में। हाँ, गाड़ियाँ खड़ी थी, जैसे जो लोग अंदर आए होंगे उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ये राइटर जब कैब से उतरा है तो उसने पूछा है कि सर ये कहाँ ले आए, आप तो कह रहे थे पार्टी हो रही है। तो उसने कहा कि हाँ पार्टी, अंदर चलो, अंदर पार्टी हो रही है। तो उसने कहा चर्च में पार्टी कैसे हो सकती है। ठीक है, वो अंदर गया। अब जैसे ही वो अंदर गया है, तो जो उसके जो शब्द थे जो उसने मुझे बताए थे, उसने कहा भाई ऐसा लग रहा था मुझे जैसे वो मूवीज में, ड्रैकुला मूवीज में नहीं पार्टी होती हैं जिसमें सारे भूत प्रेत पिशाच आते हैं, मतलब कॉस्ट्यूम या मतलब उसको फीलिंग ऐसी आ रही है। कॉस्ट्यूम नॉर्मल थी, सब नॉर्मल थे, सब कुछ था। हाँ, कुछ चीजें उसको कॉमन समझ में आ रही थी, वो क्या थी उसको भी नहीं पता। लेकिन उसने ये बताया कि भाई फीलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे लगा कि यार मैं गलत जगह आ गया हूँ क्या। एंड भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो उसने मुझे बताया, वहां पे इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज थे, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज। खैर ये गया, उनसे मिला, लेकिन क्योंकि ऐसे तो शूट में मतलब देखता था, पर्सनली कभी नहीं मिलता था, लेकिन इस बार इसका जो राइटर सीनियर जो था, उसने सारे सेलिब्रिटीज से इसको मिलवाया। और उसके बाद बैठा, उसको जो भी टेबल वगैरह थी वहां बैठा। ये कह रहा था कि भाई वहां पे कुछ अजीबोगरीब चीजें चल रही थी, और वहां पे कुछ मतलब जो लोग कुछ ऐसे ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे, उसने इसीलिए ड्रैकुला को मेंशन किया कि ऐसा लग रहा था वो ड्रिंक्स में वाइन की जगह ब्लड, खून पी रहे हो। ओह, कह रहा भाई मेरी हालत खराब हो गई, अंदर से लग रहा था मेरा बस दिल निकल के बाहर आ जाएगा। कह रहा है मैंने अपने सीनियर से बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। उसके सीनियर ने काफी उसको मतलब फोर्स किया कि तुम रुक जाओ थोड़ा, एक बार देखो तो पार्टी शुरू हो रही है एंड ऑल। तो उसने कहा नहीं सर मैं नहीं रुक सकता। एंड वहाँ और भी कुछ गलत गंदी चीजें हो रही थी, मतलब थोड़ी ए रेटेड चीजें भी चल रही थी वहाँ पे ओपनली। तो ये जयपुर का सीधा साधा लड़का, तो उसको मतलब कोई उससे लेना देना नहीं था। खैर इसके सीनियर ने इसको ज्यादा फोर्स नहीं किया रुकने को, लेकिन कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ, तुम होटल चले जाओ। तो उसकी कैब ऐब बुलाई, ये होटल चला गया। वापस ये लोग मुंबई आ गए। इसी बीच इसका जो फ्लैटमेट था, जो उसका जूनियर था, जो एक्टर बनने आया था, उसके पास भी कॉल आता है कि उसी के प्रोडक्शन में उसको उसी सीरीज में एक कैरेक्टर रोल मिल गया है, जो सीरीज ये लोग शूट कर रहे थे, जिसकी मतलब प्रोडक्शन चल रहा था। तो ये थोड़ा सा शॉक भी था कि यार फ्रेशर है और एक ही ऑडिशन में, क्योंकि उसको भी पता था कि मतलब एक्टिंग कर लेता है लेकिन इतना मंझा हुआ कलाकार नहीं है, तो उसको इतनी आसानी से रोल कैसे मिल गया। लेकिन खुश था वो कि चलो मेरे शहर का है, मेरे स्कूल का है, जूनियर है, मेरा पहचान का है, फ्लैटमेट है, तो उसको मिल गया, चलो ठीक है अब ये भी एक तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से कहानी ऐसी बदली है कि ये जो राइटर था इसकी जिंदगी उथल पुथल होने लगी। जब से ये गोवा से लौटा था,
ये रात में इसको अजीबोगरीब सपने आते थे। इसको लगता था जैसे ये वही उसी जगह पे उसी पार्टी में है जहाँ वो ड्रैकुला वाली पार्टी जैसे उसने मेंशन किया था। रात में अचानक उसके हाथ में को दर्द होने लगे, को उसके पेट में दर्द होने लगे, सीने पे भारी बंद हो, नींद से उठ के बैठ जाए। अच्छा, जो इसका जो फ्लैटमेट था, जो एक्टर था, उसकी नाइट शिफ्ट होती थी तो वो रात में घर में नहीं रहता था। ये अपना जाता था काम करके प्रोडक्शन हाउस से या जो भी घर में काम करना होता था उससे वो घर वापस आके सो जाता था खा पी के। लेकिन रात में इसके साथ सारी कहानियां होनी शुरू हो जाती थी। कभी इसको लगता था कि जैसे इसके फ्लैट में कोई टहल रहा है बाहर हॉल में, क्योंकि 1 BHK था, ये बेडरूम में सोता था। इसको लगता था जैसे बाहर कोई टहल रहा है या कोई बातें कर रहा है। कई बार इसको ऐसा महसूस हुआ कि किचन के सारे बर्तन गिरे हैं। अच्छा। लेकिन बर्तन गिरे नहीं होते थे। जब 1-2 बार इसने चेक किया, आवाज आती थी, ऐसा लगता था सारे बर्तन गिर गए, लेकिन बर्तन नहीं गिरे होते थे। फिर कई बार, अच्छा टॉप फ्लोर पे रहता था ये, लेकिन कई बार इसको ऐसा लगता था जैसे छत में आधी रात को कोई टहल रहा है। तो इसको अंदर से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। एक दिन ये सो रहा था रात में, एकदम से इसको महसूस हुआ कि जैसे इसके ये ऑफिस से आया, खाया पिया, सो गया, गहरी नींद में इतनी नहीं आई थी, तभी उसको एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके पैरों पे कुछ गीला गीला सा लग रहा है। तो जब इसने आंख खोली है तो ये मुंबई के बीच पर पड़ा था। ओ, ये वहां से वहां कैसे पहुंच गया इसको भी नहीं पता। रेत पे पूरा बॉडी थी एंड बीच के किनारे रात के समय पड़ा था और सब पानी जो समंदर की लहरें हैं वो उसके पैरों पूरे शरीर को गीला कर रही थी। उस दिन इसका दिमाग घूम गया। इसने कहा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत चीजें हो रही हैं, मुझे मतलब कुछ करना होगा अपनी इस चीज के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से इसके साथ में जो भी खेल हो रहे थे और ज्यादा बढ़ गए। अच्छा। इसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, काम में मन नहीं लगता था, थोड़ा सा सुस्त सा रहने लगा था और काफी इसको ऑफिस में भी काफी मतलब काम अच्छे से नहीं करता था। तो जो उसके सीनियर्स थे उसको थोड़ा सुनाते भी थे। और एक टाइम ऐसा आया जब इसकी जॉब तक चली गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लो हो गया था ये। तो ये फ्लैट पे एक दिन बैठा था, चांस की बात, इसका जो रूममेट था, जो एक्टर बन गया था, कैरेक्टर रोल कर रहा था, वो उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट नहीं थी तो वो घर आया। उसने पूछा क्या हो गया, तो क्यों परेशान हो रहा था। तो उसने बताया कि भाई यार मेरे साथ अजीबोगरीब ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, तो मुझे किसी तरह ठीक होना है। तो उसका जो दोस्त था उसने कहा कि हल्की सी उसकी आवाज़ में हल्की सी एक ग्रिन आई, जैसे हंसते हैं ना ऐसे, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा। एंड हंस के उसने बोला, उसके रूममेट ने, तुझे उस दिन पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और ये आवाज उसके दोस्त की थी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज किसी और का लग रहा था उसे। उसने पूछा भाई क्या फालतू की बात कर रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा तुझे उस पार्टी में ले गए थे, अगर तू वो पूरी पार्टी की विधि पूरी कर लेता, जो भी वहां की विधि पूरी कर लेता, तू हमारी तरफ आ जाता, तो आज तू भी वो मुकाम हासिल कर पाता जो तेरा ये दोस्त हासिल कर रहा है। ये थोड़ा सा वो कल्ट वाला सिचुएशन थी। जी हाँ, थोड़ा वो सैटेनिक चर्च वाला जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब एक तरीके से सारे एकत्रित हो रखे थे। जी हाँ, बड़े बड़े ये चीजें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ऐसी ऐसी चीजें भाई पता चली कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो जो काफी फेमस है, उसके मैक्सिमम मेंबर्स इस कल्ट का हिस्सा हैं। इनफैक्ट जिस बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी उस कल्ट का ही हिस्सा। ओ भाई, अब वो लोग नाम गेस करें, मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड वहां से जब उसके दोस्त ने सारी चीजें बोली तो वो घबरा गया। उसको तो लगा कि मेरे दोस्त पे कोई भूत प्रेत चढ़ गया। एंड वो घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के वैसे ही निकल के भागा। रात किसी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे उसने गुजारी, किसी तरह जैसे भी किया। एंड उसके अगले दिन ही वो जयपुर वापस आ गया। सारा सामान उसने अपना वहीं पे छोड़ दिया मुंबई में। एंड उसने बताया कि जो उसका फ्रेंड था जिसको कैरेक्टर रोल मिला था, आज वो एक काफी अच्छा कलाकार है, काफी नोन कलाकार है, लेकिन उसका मतलब कैरेक्टर रोल ही कर रहा है, लीड रोल नहीं कर रहा है, कैरेक्टर रोल्स ही कर रहा है, लेकिन काफी फेमस हो गया है। बेसिकली हुआ क्या है कि इसको जो ऑफर मिला था, इसने तो मतलब वहां रुकना जरूरी नहीं समझा, इसके फ्रेंड ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो जो इसका लक था वो इसके फ्रेंड को उन लोगों ने जो भी उनके रिचुअल्स थे या जो भी तरीके से उसे ट्रांसफर कर दिया। आज उस
2017 में वो अपने घर आया था। उसने कहा भाई मैंने 5 साल कोई काम नहीं किया, मैं डिप्रेशन में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर कुछ तो मुझे करना था। घर वाले, भले पैसा है घर वालों के पास, लेकिन कुछ तो करना था। आज वो फ्रीलांसिंग ही कर रहा है, लेकिन जो एक उसका रुतबा उस समय था 2017 में, वो चीज़ आज उसके साथ में नहीं है। तो वो कहता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं होना है, क्योंकि मेरे को ये काम करना पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, लेकिन अब वो जो मेरे ख्वाब थे कि मुझे मुंबई में राज करना है, फिल्म इंडस्ट्री में राज करना है, कह रहा भाई मैं डर चुका हूँ। भाई मैंने कहा तू तो डरा मेरे को भी डरा दिया तूने। आप भी तो इस इंडस्ट्री से हो। जी हाँ, तो ये उसने जब मुझे चीज़ बताई तो मैंने कहा यार क्या खतरनाक। और आज भी उसको रात में वही सपने आते हैं रोज, इसीलिए वो रात में चिल्लाता है। मैंने उससे बोला भी कि यार कल रात को तू चिल्ला रहा था, तो उसने कहा हाँ भाई मैं रोज में चिल्लाता हूँ, आपने तो आज सुना है सर, मैं तो रोज चिल्लाता हूँ। मैंने कहा गॉड। तो जब आपने उससे इस बारे में बात की, उसने बताया कि कुछ अलग जो लोग लग रहे थे वो कुछ अलग प्रजाति के भी थे, रेप्टाइल्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ देखने को रेप्टिलियन थ्योरी तो इसमें उसने ऐसी कुछ नहीं बताई, उसको इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, ये भी तो है। चीजें ज्यादातर आई थिंक 2020 के बाद से लोग फिर भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। 2017 के टाइम पे आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में, कोविड के बाद सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, हाँ कोई इतना अवेयरनेस इतनी नहीं थी। तो उस समय इसको कुछ पता नहीं था। तो लेकिन अब वो चीजें रिलेट कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है कि हाँ वो ये हो सकते हैं, ये सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है, वो सारी चीजें। तो मेरा तो खैर काफी समय से रिसर्च चल रही है इन चीजों पे, वो एक अलग ही जॉनर है मेरा, अलग टॉपिक है, कभी बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज सुन के मतलब मैं, क्योंकि मैंने सुना था आज तक लोगों से उनके एक्सपीरियंस, लेकिन ये लाइव एक जो मेरे साथ में काम कर रहा है बंदा, उसने जब मुझे बताया तो थोड़ा सा और मेरी रूह कांप गई। वाह, जी, बड़ी अलग और अजीब चीज जो बताई, बड़ा काफी सोचने वाली चीज थी। मतलब ऐसी पार्टीज में इनविटेशन आता है। एक बार आपने मुझसे कहा था ना, मैंने जब आपसे पूछा था कि भाई काफी लोग हो सकता है झूठे अपने एक्सपीरियंस भी बताएं, तो आपने बोला था ना कि जो लोग सच बोलते हैं उनका पता चल जाता है। हाँ, उसका भी पता चला, तो उसकी आंखों में देख के मैं समझ रहा था कि भाई ये घबराया हुआ है बुरी तरीके से। और ये उस तरह से, क्योंकि मैं तो सामने से बैठ के उसकी बातें सुन रहा था। अगर फोन पे बोलता तो एक बार को फिर भी मैं सोचता कि हॉलीवुड मूवी की स्टोरी सुना रहा है, लेकिन वो सामने से जो बैठ के बता रहा था ना, जिस तरह से उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज थी, हाथों को मसल रहा था, चम्मच को प्लेट में लगा रहा था, तो समझ में आ रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो सारी चीज सच बोल रहा है। तो भाई अगले इंसिडेंट पे आते हैं। जी, अगला इंसिडेंट जो भाई है, ये एक अर्बन लेजेंड है। जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं कर्ण पिशाचनी की और कच्चा कलवे की और इन सब की। इसी तरह एक अर्बन लेजेंड है जो पहाड़ों की एक एंटिटी है, जिसे अचेरी या अचेड़ी कहते हैं। ये होती क्या है अचेरी के बारे में, मैं जो मुझे पता चला है मैं आपको बता दूं। ये एक छोटी बच्ची की आत्मा होती है जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो वो अचेरी बन जाती है और उसको पहाड़ों पे बहुत अशुभ माना जाता है। अच्छा। कहते हैं ये महामारियां लेके आती है और बीमारियां लेके आती है। तो अचेरी का ये किस्सा ऐसा है कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की ये किस्सा है। गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ दोस्त साथ में काम करते थे, जिसमें से एक जो लड़का था वो उत्तराखंड में एक लोहा घाट जगह है उसके पास के किसी गांव में रहता था। तो उसकी शादी थी अपने होम टाउन से, लोहा घाट के पास से ही। तो उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। अच्छा, कुछ हम नाम रख लेते हैं। जिसकी शादी है उसका नाम हम क्षितिज रखते हैं, और जो उसके 4 दोस्त हैं खास जो साथ में काम करते हैं उसके, एक का नाम ऋषि है, एक का नाम भानु, और 2 लड़कियां फ्रेंड्स हैं उसकी, पूजा और मुस्कान। तो उसने ऑफिस में सबको बुलाया अपनी शादी में कि मेरी शादी में आना, लेकिन सबने उसको खैर विश कर दिया क्योंकि हर कोई तो जाता नहीं, जो खास दोस्त होते हैं वही जाते हैं आपके ऐसे ओकेजन्स में। तो ये चारों जो उसके फ्रेंड्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग लोहा घाट जाएंगे क्षितिज की शादी में। तो क्षितिज ने एक चीज उनसे बोली थी कि तुम लोग थोड़ा जल्दी निकलना, कोशिश करना कि अंधेरा होने से पहले तुम लोग मेरे घर तक पहुंच जाओ। लेकिन अब थोड़ा सा ये लोग लेट निकले या ट्रैफिक मिला, जो भी रहा होगा, लोहा घाट पहुंचते पहुंचते ही इनको मतलब शाम हो गई थी। एंड लोहा घाट के थोड़ा सा आगे क्षितिज का गांव था। तो जीपीएस की जो लोकेशन थी, इन्होंने मतलब लोहा घाट पहुंच के बताया क्षितिज को कि यार सॉरी यार हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो उसने कहा तुम लोग मत आओ अभी, तुम लोग वहीं लोहा घाट में कहीं पे रुक जाओ, गांव तक आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शादी मेरी होने वाली है, कोई तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। इतना कह के उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इन लोगों को लगा कि शायद वो नाराज हो गया है कि तुम लोग टाइम से नहीं आए हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, काम करते हैं, रुकेंगे नहीं, हम लोग चलते हैं सीधे। लोकेशन जो उसने भेजी है उसको देखकर हम लोग सीधे उसके गांव चलते हैं।
तो कार जो इनकी थी इन्होंने बढ़ा दी उस दिशा पे। एक टाइम के बाद इनका जो जीपीएस चल रहे थे नेटवर्क, क्योंकि पहाड़ों पे नेटवर्क अक्सर चले जाते हैं, तो इनके किसी के मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो ये अंदाजन एक जो रोड थी सीधी रोड पकड़ के चल रहे थे, एंड वो एक सुनसान रास्ता था, मतलब दोनों तरफ जंगल थे, बीच में एक सिंगल रोड थी, और उस रोड पे ज्यादा कोई गाड़ियां थी भी नहीं। एक पॉइंट के बाद जाके तो वहां पे मतलब सिर्फ इन्हीं की कार थी और कुछ थी नहीं। तो अब इनको ये भी लग रहा था कि यार हम लोग गलत तो नहीं आ गए, गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है। लेकिन तभी कुछ दूर आगे चलने पर इनको एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आई। तो इनको लगा कि चलो थोड़ा सा मतलब सही रास्ता है, पूछ लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि फेब या मार्च का महीना था। तो इन्होंने कहा थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, ठंड भी हो रही थी, बर्फ नहीं थी वहां पे लेकिन ठंड अच्छी खासी थी। चाय की टपरी के पास इन्होंने कार रोकी और चाय वाय पी, चाय नाश्ता किया। वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चाय पिला रहा था इन लोगों को। तो बूढ़े आदमी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो ऋषि जो इनमें से था उसने बोला कि बाबा हमारे दोस्त की शादी है, जो भी गांव का नाम उसने बताया। तो कहा कि ये रास्ता क्या वहां जाएगा? तो बूढ़े दादा ने बोला कि जाएगा तो, लेकिन आप लोग थोड़ा गलत आ गए हो। ये आपको थोड़ा सा आगे से बहुत मुश्किलों से आपको आगे पार करके जाना पड़ेगा। आप पीछे चले जाइए करीब 13-14 किलोमीटर, वहां से एक दूसरी जो कट जा रहा है वो सीधा उस गांव में आपको आसानी से पहुंचा देगा। ठीक है। तो अब इन लोगों को लगा कि यार 14-15 किलोमीटर हम पीछे जाएं, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, हमारा दोस्त वैसे भी गुस्सा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं दादा, हम आगे से ही चले जाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने उनको समझाया भी कि देखिए बाबू आप आगे मत जाइए, आगे खतरा हो सकता है। जी, डायरेक्टली नहीं बताया? डायरेक्टली नहीं बताया, बस ये बोला कि खतरा हो सकता है। बाकी उनके ऊपर, उनकी समझ के ऊपर था, उन्होंने उस चीज को समझा नहीं। तो उनको लगा क्या ही खतरा होगा, ज्यादा से ज्यादा सड़क कच्ची होगी या सुनसान रास्ता होगा, लाइट्स वगैरह नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं दादा, हम चले जाएंगे। वो लोग कार की तरफ जा रहे थे, तभी बुजुर्ग ने, जो ऋषि था, ऋषि को अपने पास बुलाया कि बाबू 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तो ऋषि जब बुजुर्ग के पास आया तो बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा आप जा तो रहे हो, ये हमारी कुल देवी का एक वस्त्र है, ये कपड़ा है, एक उनका चुनरी है, इसको आप अपने साथ रखिए हमेशा, इसको अपने पास ही रखिए आप, ये आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, वो लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, क्योंकि थोड़े मॉडर्न हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते नहीं थे। लेकिन बुजुर्ग का मान रखने के लिए उन्होंने वो जो देवी जी का जो चुनरी थी छोटी सी, वो उसने अपने पास रख ली। लेकिन उस जो भी उसने डिक्की विक्की खोल के सामान रखा, उसने वो चुनरी डिक्की में डाल दी पीछे कार की, अपने साथ लेके नहीं बैठा। कार से वो लोग आगे चले, करीब काफी लंबा आगे चले। तो मतलब समझ में आ रहा था कि हाँ बुजुर्ग ने सही कहा था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही सुनसान एरिया हो गया था। एंड ठंड का माहौल था, थोड़ा चाय वाय पी थी तो थोड़ा सा इनको लघु शंका लगी सबको। तो ये हुआ कि ऋषि ने एक जगह कार रोकी कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, और भानु से कहा कि तुम मुस्कान और पूजा के साथ थोड़ा सा इनको, मतलब इन पे ध्यान रखने के लिए, ये लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा इनकी सिक्योरिटी के पर्पज से इनके साथ जो, मैं कार में बैठा हूँ। ठीक है, ये लोग जंगल में थोड़ा सा नीचे उतर गए रोड से। मुस्कान और पूजा फ्रेश हो रहे थे, एंड जो भानु था वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया, मतलब थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज से खड़ा था। अचानक से भानु को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। तो उसने कहा यार यहाँ कौन रो रहा है? तो उसने आवाज देके पूछा भी कि यार क्या तुम लोग आवाज निकाल रही हो? तो लड़कियां भी जब फ्रेश हो गई उन्होंने कहा नहीं हम तो आवाज नहीं निकाल रहे हैं। लड़कियों को भी ये आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि कौन रो रहा है इस घने जंगल में अकेले में, कौन रो रहा है? तो उनको ये भी, अच्छा चोर उचक्कों का भी डर था। तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को पकड़ के यहाँ पे उन्होंने डाला हो, कुछ हो। हिम्मत करते हुए मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से ये थोड़ा सा आगे बढ़े तीनों लोग। तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक करीब 13-14 साल की बच्ची बैठी थी, रो रही थी। और उसके कपड़े गांव वाले एकदम जैसे गांव के बच्चे जैसे पहनते हैं, फ्रॉक वगैरह टाइप की, वैसे पहने थे उसने। तो उसके पास गया, तो पूछा कि कौन हो बेटा, तुम क्या हो? तो उसने बोला कि मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मेरे माँ बाप के पास। तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो रोती हुई बोली कि पता नहीं कुछ लोग मुझे यहाँ पे लाए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे खो गई हूँ, मुझे आप बस मेरे घर छोड़ दो किसी तरह। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बच्ची है। पूछा गांव कहाँ है? तो जो भी उसने पहचान बताई कि यहाँ से इतनी दूर चल के कुछ पहाड़ी आती है या पेड़ आते हैं ऐसे कुछ खास तरह के, तो वहाँ पे मेरा घर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग लेके आए। तो ऋषि भी चौंक गया जो कार में बैठा था कि ये बच्ची को कैसे ले आए तुम लोग? तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची बेचारी खो गई थी, इसको यहाँ पे हम लोग आगे ड्रॉप कर देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं उसको। ठीक है, बच्ची को कार में बैठाया
ऋषि ड्राइव कर रहा था, भानु बगल में बैठा था, बच्ची पीछे दोनों लड़कियों के बीच में बैठी थी। तो उससे पूछ रहे थे कि बेटा क्या हो गया, कौन आए थे तुम लोग। तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो रो रही थी कि नहीं पता नहीं, वो बहुत गंदे लोग थे और मुझे यहाँ पे लाए थे और मुझे छोड़ दिया था एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, कोहरा भी बढ़ता जा रहा था एंड इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोहरा जो है कार के अंदर भी है। अच्छा। इनको ऐसा फील हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बहुत ज़्यादा। एंड जब इनको ऋषि जो ड्राइव कर रहा था, जब उसे लगा कि यार मैं आगे और नहीं जा सकता हूँ, तो उसने कार रोकी वहाँ पे। जब कार रोकी तो पलट के पीछे देखा तो बच्ची नहीं थी कार में, गायब, बच्ची गायब थी। एंड कोहरा जब छटा है थोड़ा, तो इन्होंने देखा ये एक गांव के पास में खड़े हैं। तो चलो ये तो तय हो गया था कि बच्ची का गांव वहां पे था, लेकिन वो गांव सुनसान था। और दूसरी सबसे ज्यादा चौंकने की बात यह थी कि जब पीछे दो लड़कियों के बीच में वो बच्ची बैठी थी, तो वो बच्ची गई कहाँ। तभी भानु जो आगे बैठा था पैसेंजर सीट में, उसने एकदम से ऋषि से बोला कि ऋषि यार, वो बच्ची देख सामने बैठी है। तो उन्होंने जब सबने देखा कार की हेडलाइट में, तो सामने एक टूटी सी झोपड़ी थी, उसके बाहर वो बच्ची बैठी रो रही थी। अब ये लोग डर गए क्योंकि इनको समझ में आ गया कि भाई ये गलत चीज़ है, ये कोई मतलब पैरानॉर्मल चीज़ है, ये मतलब रियल चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा सीधे कार भगाओ और जल्दी से निकलो यहाँ से। भाई ऋषि ने कार स्टार्ट की है, वो वहाँ से मतलब आप ये समझिए कि कार चल तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था गाँव भी साथ साथ चल रहा है। वो निकल नहीं पा रहे, दिशा भ्रम हो रहा था उनको। ठीक है। जैसे छलावे के केस में होता है, हाँ। ऐसा कुछ उनको फील, लूप में फंस गए उनको ऐसी चीज। काफी देर तक वो चलते रहे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरी में कार उसने एक जगह उसी जगह रोक दी एंड ये मान लिया कि भाई अब तो हम नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। कार रोकी तो बच्ची सामने नहीं थी। ये सब अपनी कार से उतरे और बाहर ढूंढने के लिए कि रास्ता नहीं मिल रहा है, बच्ची कहाँ चली गई। फिर से बच्ची की रोने की आवाज आई, लेकिन कार के अंदर से। अब कार के अंदर जब इन्होंने खिड़की से झांका तो देखा वो बच्ची रो रही थी और इनको देख रही थी एंड अचानक से वो हंसने लगी तेज तेज, और उसके चेहरे भी थोड़ा सा अजीब सा डरावना सा हो गया। इतना ज्यादा ये लोग घबरा गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किस्मत से कहते हैं ना कि जब आपकी मौत लिखी नहीं होती है तो कोई चाहकर भी आपकी जान नहीं ले सकता, या जब ऊपर वाले का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है तो किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं। एकदम से उस बुजुर्ग की आवाज आई ऋषि को, जो पहले बोल रहे थे। जी हाँ, माता की चुन रही थी। जी हाँ। उसको एकदम से याद आया कि बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे यहाँ से मतलब ये चुनरी तुम्हारी, मतलब आप अपने साथ रखना, ये रक्षा करेगी आपकी। वो तुरंत गया, उसने अपना डिक्की से चुनरी वगैरह निकाली, बच्ची गायब हो गई। ये लोग कार में बैठे हैं, कार में बैठ के सीधे निकले हैं। कुछ दूर आगे जाने पे इनको मेन रोड मिल गई जहाँ पे और भी गाड़ियां थी। तब इनको थोड़ी सी राहत की सांस ली इन्होंने। 4-4:30 बजे करीब ये लोग क्षितिज के गांव पहुंचे होंगे। शादी वादी हो चुकी थी। तो क्षितिज ने जब इनको देखा तो क्षितिज भी घबरा गया कि भाई तुम लोग इस रास्ते से कैसे आ गए आराम से। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो क्षितिज ने कहा भाई इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्योंकि ये जिसको तुम लोग देख रहे थे ये अचेरी कही जाती है, ये हमारे यहाँ की अर्बन लेजेंड है। और ये जो गांव तुम लोग को देख रहे थे, कहते हैं कई साल पहले यहाँ पे एक बच्ची रहती थी। तो गांव का जो मुखिया था या उसका बेटा था, उसने उस बच्ची के साथ में कुछ दुष्कर्म किया था और जंगल में जाके उसे मार दिया था, गाड़ दिया था। तब से वो अचेरी बन गई थी। और जब वो गांव में जब वो मर गई थी, उसके बाद गांव में उसके रोने की आवाज आती थी और उस वजह से गांव में महामारी भी फैली थी और कुछ 1-2 मौतें भी हुई थी। इनफैक्ट जो मुखिया या उसका बेटा जिसने उसके साथ गलत किया था वो भी आज तक नहीं मिला। तो पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था सिर्फ उस अचेरी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जब उसने बताई तो इन लोगों को भी समझ में आया। तो उन्होंने कहा भाई अब रुकने का फ़ायदा नहीं है, अब हम लोग वापस गुड़गांव जा रहे हैं। तो क्षितिज ने अपने एक कज़न को इनके साथ भेजा कि तुम जाओ लोहाघाट तक तो एटलीस्ट उनको छोड़ दो, जो भी ये रास्ता है 25-30 किलोमीटर का, उसको पार करा के। ये लोग उसी रास्ते से लौटे। गांव भी पड़ा, सब कुछ पड़ा। एंड तभी वो जो टपरी आ रही थी तो ऋषि ने सोचा कि चलो बुजुर्ग को थैंक्स बोलते हैं, उन्होंने हमारी मदद की। एंड वहाँ गए, वहाँ कोई टपरी नहीं थी, एक भी टपरी नहीं थी वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि मतलब सबने बताया कि यहाँ तो रात में टपरी थी। तो जो कजिन था क्षितिज का, उसने बोला कि भाई मैं यहाँ से करीब 15 साल से निकल रहा हूँ इस रास्ते से, यहाँ एक भी टपरी नहीं है। बताओ। तो अब वो कोई पुण्य आत्मा थी, कोई फरिश्ते थे या क्या थे जो उनकी मदद करने आए थे, कोई उनके पितृ होंगे या क्या होंगे, इसका तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल अचेरी से बच के वो लोग आ गए। तो
ये कहानी जिसने मुझे बताई है ये उसके फ्रेंड के साथ घटित हुई थी। मेरा फ्रेंड है जिसने बताया मुझे, ये पूरी स्टोरी बताई थी। और उसने बोला कि भाई कभी भी पहाड़ों पे जाओ और अगर जंगल से रोने की आवाज़ है, खास तौर पे किसी बच्ची की, तो भाई उसकी मदद करने मत जाना, क्या पता चेरी हो। तो ये अर्बन लेजेंड में आती है? ये अर्बन लेजेंड में आती है। ये हुलिया 2-2.5 क्या साल होता पहले है? जी, हुलिया क्या होता है इसका? जैसा मुझे बताया था, बच्ची होती है और वो मतलब थोड़ा सा चेहरा वही डरावना होता होगा उसका, जो भी होता होगा। इतना मुझे कुछ खास नहीं पता, बस अचेरी के बारे में बताया कि ये अर्बन लेजेंड है लोहाघाट मतलब साइड भ्रम की। करने में सक्षम है? हाँ, भ्रम, ऑब्वियसली भ्रम, इनके साथ भी भ्रम ही हुआ था। अब बच्ची अगर रो रही है, कोई उसके पास जाएगा, उसे बचाएगा या कुछ उसकी हेल्प करने की कोशिश, अब उसको क्या पता कि वो इंसान है कि कोई एंटिटी है। तो ये चीज़ है इसके साथ में अचेरी की। तो ये अचेरी पे मतलब मुझे 2-2.5 साल पहले जो पता चला था, तब से मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च करने का ट्राई कर रहा था, मतलब लोकेशन पे जाके। लेकिन वैसे जैसे मैंने आपसे बताया भाई, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। वैसे दिल्ली में आपने सुनी है कुछ हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में? दिल्ली में हाँ भाई, काफ़ी हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में मैंने सुना है। जमाली कमाली है, भूली भटियारी है। और भूली भटियारी पे तो मेरे एक फ्रेंड के साथ भी केस हुआ था, मैंने अपने चैनल में स्टोरी डाली है वो। थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, वो भूली भटियारी का जो रास्ता है, जो आप तो गए होंगे शायद। मैं जा रखा हूँ। हाँ, आप जा रखे, मैं नहीं गया आज तक। तो मेरा फ्रेंड है, पुरू नाम है उसका, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रात में ऐसे ही गेड़ियाँ मार रहा था कार में बैठ के। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो भूली भटियारी चलते हैं, भूत पकड़ेंगे चल के हम लोग। तो कार में ये लोग गए, तो वहाँ शायद रात में पुलिस बैरिकेड लगा देते हैं कि अंदर जाने नहीं देते हैं। तो शायद ड्यूटी शिफ्ट हुई थी पुलिस वालों की, क्या थी, ये लोग अपना बैरिकेड खुद ही हटा के कार अंदर लेके चले गए। तो ये लोग जब जा रहे थे कार से उसमें, तो थोड़ा आगे गए, इन लोगों को लगा कि यार थोड़ा वहाँ कुछ टोटके उटके टाइप के ये लोग कह रहे थे, मटके टंगे थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो ये लोग थोड़ा डर गए, तो इनको लगा कि यार अब वापस चलते हैं। तो इन्होंने कार मोड़ी, कार लेके जब ये चल रहे थे, 40 की स्पीड में कार होगी, इनकी ये शीशे पे नॉक हुआ है और लगातार नॉक हो रहा था। तो पुरू ड्राइव कर रहा था जो मेरा दोस्त था, तो सबकी हालत ख़राब हो गई। एंड इन लोगों ने फिर अपने कार में हनुमान चालीसा चलाई है, तब किसी तरह बाहर निकले हैं। तो बाहर निकल के कुछ ऑटो वाले खड़े थे, तो उनसे जब पुलिस वालों से भी पूछा, जब पुलिस वाले आ गए थे कि तुम लोग यहाँ क्यों गए थे, तो उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इसीलिए हम लोग किसी को अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो ये छोटे से एक बस एक किस्सा था जो मुझे, एक हॉन्टेड लोकेशन जो मेरे फ्रेंड से पता चली थी, भूली भटियारी। बाकी गाजियाबाद की हॉन्टेड लोकेशंस तो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताई थी। बिल्डिंग अभी भी चल रही है, क्या सीन है? भाई मैं अभी गया नहीं हूँ, अभी आज ही मैं रात में जाने वाला हूँ दीदी के यहाँ, तो मैं रास्ते में देखूंगा वो बिल्डिंग में कोई अभी बोर्ड लगा कि नहीं लगा। तो भाई धमाकेदार पॉडकास्ट, और जैसे हमेशा से अविनाश आते हैं अपने साथ ऐसे अजीब अजीब से हादसे लेके आते, जो इन्होंने सुने हैं, कभी ना कभी महसूस किए हैं, जो चीज़ें चलती आई हैं। हम दोबारा इन्हें बुलाएंगे, पर वही हमेशा की तरह जैसे आप कमेंट में लाइन लगाते हो कि भाई अविनाश को बुलाया जाए, अविनाश भाई को बुलाया जाए, उसी तरीके से आपके कमेंट होने चाहिए। और इसके बाद इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। भाई अपने चैनल पे भी रियल इंसिडेंट कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाना ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाके देखिए कि भाई क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके कंटेंट बहुत ही अलग होते हैं। मतलब एक तरफ ये जंगल में जा रहे हैं, दोस्तों को घुमा रहे हैं, और फिर कैसे आपके सामने अर्बन लेजेंड लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही एक देखने वाली चीज़ है। इसके बाद भाई शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो लोग पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं, जो लोग हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और इसके बाद यही कहूँगा कि यार अब आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेटअप नया है। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद का ही ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। और आपको लगे कि आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं कि उसे कैमरे पर बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की यूएसपी है कि हम सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं गेस्ट के साथ। आप आ सकते हैं, पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और लिख दीजिए वहाँ पर कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में सेंटर है। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो चलते फिरते आप हमें वहाँ सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। इसके बाद यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके आपस में प्यार बना के रखिए, घर बार में जितना ज़्यादा हो सके यूनिटी बनाइए, उनको समझाइए, बताइए कि छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा आपको दिक्कत दे सकती हैं। पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें हो सकता है आपके घर वालों को ना मालूम हो, हमारी वीडियो से जो आप सीखते हैं अपने घर वालों को बताइए। अपने कुल देवी देवताओं को पूजिए, ग्राम देवताओं को पूजिए, भगवान के साथ जितना ज़्यादा हो सके भक्ति में रहिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।